जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो कहानी है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हमारे लगा हुआ परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। निर्मल वर्मा को प्राय स्मृति का कहानीकार माना जाता है। 1956 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है। तो इसका प्रकाशन जो है 1956 में और हंस में 1957 में। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। यानी ये जो संग्रह है परिंदे नाम से 1959 में प्रकाशन में आता है। तो देखिए प्रकाशन को लेके जैसे यहाँ पे 57 दिया है, कहीं पे 56 दिया है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे ये संग्रह जो है ये परिंदे 1959 में जो है स्थान पाया हुआ कहानी है। अब इनका जो परिंदे कहानी संग्रह है, इसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो 7 कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें जैसे डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। तो ये कुल 7 कहानियाँ जो है इसी कहानी संग्रह में जो है संकलित है। परिंदे तो इनका कहानी संग्रह 1959 में आया था, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे इनके कहानी संग्रह हैं परिंदे के अलावा। जैसे 1965 में जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में इनका आया था 1968 में पिछली गर्मियों में, बीच बहस करके ये 1973 में बीच बहस में, छुट्टियों के बाद वीकेंड, दो घर बीच बहस, मेरी प्रिय कहानियाँ करके, तो मेरी प्रिय कहानियाँ करके 1973 में आया है ना। प्रतिनिधि कहानियाँ करके 1988 में आया। कौवे और काला पानी 1983 में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में, 11 लंबी कहानियाँ, ये परिंदे है ना। तो ये जो कुछ कहानियाँ हैं इनकी 10 प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। अब यहाँ पे ये जो कहानी है सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय स्थिति की पड़ताल करती हुई कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में जो व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इस इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम क्या रखा है कहानी का? परिंदे। कहानी प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट है। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ये पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। कहानी में मुख्य पात्र कौन है? लतिका। एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है लतिका। प्रेमी गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति इसके अंदर मोह है। विला नागा, ये क्लब में गिरीश से परिचय है इसका। मैन ईटर ऑफ कुमायूं, गिरीश चंद द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम है इसको। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। मिस्टर ह्यूबर्ट इसमें कौन है? तो मिस्टर ह्यूबर्ट है संगीत के शिक्षक। लतिका को प्रेम पत्र लिखने वाले हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। पियानो पर सोपा यानी नोक्स्टस चाइस्की की कंपोजिशन बजाते हैं। प्राण घातक बीमारी से मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ये ग्रस्त है। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मूलतः वर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन, रास्ते में पत्नी की मृत्यु, व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है ये। फिलोस्पाइज करके बात कहने की इनकी आदत है। गौड़ पात्र में देखें तो जैसे मेजर गिरीश नेगी कुमायूं रेजिमेंट, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर और आलसी, मिसूड स्कूल के प्रिंसिपल, ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता है, यानी ओल्ड मेड कहकर इनको पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी, जूली उनके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है, और सुधा। तो लतिका हो गई कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु। सुधा हॉस्टल में शायद वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की सुधा ही थी। जूली ये हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र जो है लतिका के हाथों में लगा था, यानी वो हॉस्टल वार्डन थी। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे। कुछ लोगों को कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता गिरीश नेगी के बारे में। तो ये जो कहानी है परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक कहानी है। परिंदे कहानी संग्रह की ये अंतिम कहानी है और इसका शीर्षक भी बेहद प्रतीकात्मक है। परिंदे, आपको क्या लगेगा इससे? जिसे आधुनिक मानव की नीति को पकड़ने की कोशिश की गई है, जहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित है। कभी कभी होता नहीं कि ना कहने वाला इंतजार होता है जो इंसान का, वही इसमें दिखता है। कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। वह कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उनके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली है और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की नायिका लतिका कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संत्रास्त में जी रही है।
कुछ वर्ष पूर्व उसके जीवन में ऐसा घटित हो चुका है जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही है। कुमायूं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था और वो युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं पाए। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उन्हें भूल नहीं पा रही है। वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बना कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन को व्यतीत कर रही है। यहाँ एक आते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उनके इस बचकाने हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई है कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही ना सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। लतिका अपने बीते दिनों की दुखद घड़ियों को भूलना चाहती है, लेकिन उसे भूलने की प्रक्रिया में वह उन्हीं चीज़ों को याद करती है जिसे वो भूलना चाहती है। इस तथ्य को वो समझती भी है। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वो भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है। तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीने जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र हैं, लेकिन मानव नियति के वे लतिका की ही तरह शिकार है। पहाड़ी जीवन में प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वह कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चलता जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है, जब वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वालों के साथ मरा थोड़े ही जाता है। ह्यूबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपा नहीं रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहिक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बात कर ही मूल संवेदना की धार को जोड़ता है। जिस दिन मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतनावस्था में मिलते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था, परिंदे टूटे हुए प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पे मिस्टर वुड प्रिंसिपल हैं, अक्सर छुट्टी में इनका रूम खाली रहता। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी छुपके सोने चली जाया करती थी। वह मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती और अंत में सोच कर कि शायद जूली का प्रथम परिचय ही वो उसका खत उसके तकिए के नीचे रखाती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। इसमें देखिए कुछ उद्धरण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। ये कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं एक बार बर्मा ज़रूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी आ जाती है। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में ही नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी भी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अभी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई तो केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट से बातचीत होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना कितना खौफनाक है? तो ये हमेशा मुखर्जी को लगता है कि वो पराई ज़मीन पर है, और पराई ज़मीन तो पराई ही होता है ना। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुरे मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में विखरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रहती है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है।
मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों की धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उसकी धुंध का भाग बनते ही जा रहे हो। पियानो का हर नोट चिरंतर खामोशी की अंधेरी खोज से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले शुरू को अपनी बची कुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है और जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित है। दूसरों के शुरू में लय हो जाती। ये हुबर्ट का चिंतन है। मिस ओट का वार्तालाप है डॉक्टर मुखर्जी से। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिया जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रहे हैं, कि वह अभी भी मिला नहीं। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती, तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वो उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ करी हो। अब ऐसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है और फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी की बातचीत लतिका से, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उसे चिपटे रहना, ये भी तो गलत है। वर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसे आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी मैं करता हूँ। तो ये डॉक्टर मुखर्जी जो है ये लतिका को जो है समझाते हैं। तो वही कहते हैं मिस्टर जो डॉक्टर मुखर्जी कि मैं एक बार जो है बर्मा ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, डॉक्टर मुखर्जी ये भी कहते हैं कि सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथन किसका है कि सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर मुखर्जी ये भी कहते हैं कि हुबर्ट, क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक होता है? कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती। शायद वे ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रैजिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है ना। तो ये समझाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ये भी कहते हैं कि जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, ये मिस वुड कहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। लतिका, क्या वे सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किस चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटा रहना, ये भी तो गलत है। लतिका, सब कुछ होने के बावजूद वो क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वो हमें घसीट लेती है। वह क्या किसी को भी चाह सकेगी उस सहानुभूति, उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है? तो इस तरीके से देखिए ये जो कहानी है, और आप पूरे कथानक को पढ़ेंगे तो एक अलग ही पूरा वो है। तो हमने पूरा कथानक ये करवाया हुआ है ना, तो उसे आप जाके चैनल पे सुन सकते हैं, पूरी कहानी करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे हमारा जो कहानी विधा 21 कहानियाँ थी वो समाप्त होता है। अब हम किसी अन्य विधा के साथ मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप जाके जो है
टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।